एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से बम्पर वैकेंसी आई हुई है और ये वैकेंसी का जो है ना ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27/9/2023 से लेकर के अंतिम तिथि 11/11/2023 है और ये विज्ञापन संख्या 2 और 23 है और इसकी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इसमें मैं आप लोग को 5 से 6 पॉइंट्स बताऊंगा कौन कौन सा पोस्ट है और कितना एज है और क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और सिलेबस इसका क्या है और एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। 5 से 6 चीज़ मैं आप लोग को इसके बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सा लेवल का आप लोग का यहाँ पे वेतनमान है और कौन कौन सा पद है और कौन कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर है। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सकता है। जो भी स्टूडेंट इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले क्या बिहार कर्मचारी चयन आयोग का इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया। कहने का मतलब ये इंटर लेवल है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर होना चाहिए। अब इसमें एक सवाल उठता है क्या डिप्लोमा के स्टूडेंट इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो इसका भी जानकारी इस वीडियो के लास्ट तक आपको मिल जाएगा कि डिप्लोमा होल्डर भी मान अगर कोई स्टूडेंट 10 किए हुए उसके साथ साथ डिप्लोमा किए हैं क्या वो एज ए इक्विवेलेंट इंटर के है कि नहीं, उसका भी जानकारी आपको मिलेगा। जो स्टूडेंट 10+12 भी किए उसके साथ डिप्लोमा तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि 12th कर ही लिए हैं उसके साथ साथ डिप्लोमा किए तो आप लोग को एक टेक्निकल डिग्री हो गया है। तो दोनों चीज़ में आप लोग टेक्निकल डिग्री मिलता है, बट एक में से आपको बेनिफिशियल होता है क्या 10+10 करने के बाद अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो है ना एज ए इक्विवेलेंट 12th का सर्टिफिकेट माना जाता है कि 12 का डिग्री आप प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि वो 3 साल का कोर्स होता है। तो आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप लोग भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो भी डिप्लोमा होल्डर जो 10+ किए होंगे, 10 के बाद अगर आप फॉर्म फिलअप किए होंगे कि डिप्लोमा का और उसका आप डिप्लोमा 3 साल का कोर्स किए होंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आराम से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा और आपके लिए भी जॉब का बहुत ही सुनहरा अवसर है जितना भी स्टूडेंट है। अब चलते हैं कितना पोस्ट है और कौन कौन सा आप लोग का विभाग में दिया गया है पोस्ट, उसके साथ साथ इसका कौन कौन लेवल है। सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे हम लोग करें क्या पहला है निम्न वर्गीय लिपि, ये करें LDC है। देखिए क्या है आपको पथ निर्माण विभाग के अंदर लेवल 2 में आता है। ये इंटरमीडिएट या समक्ष है। कहने का जितना भी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है सब इंटर है या उसके समक्ष। समक्ष का मतलब क्या, वही डिप्लोमा होल्डर। जो भी बच्चे को अभी भी समक्ष का मतलब होता है कि इंटर के इक्विवेलेंट कौन सा डिग्री आपका है, तो इन डिप्लोमा डिग्री को एज ए इक्विवेलेंट इंटर का डिग्री माना जाता है, इसलिए आप लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लोग भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा। उसके साथ तकनीकी योग्यता कौन कौन है, कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग टंकन, ये आप लोग को एक सर्टिफिकेट आता है वो भी होना जरूरी है। इसमें देखिए अधिकतर ज़्यादा चांस आपको जो है जितना भी है ये आपको निम्न LDC जो है ना बहुत ही ज़्यादा वैकेंसी LDC की आई हुई है और अलग अलग डिपार्टमेंट में आया हुआ। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि और आप लोग का वैकेंसी भी दिया गया कितना नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो ओवरऑल अगर वैकेंसी देखा जाए 11,000+ वैकेंसी इसमें दिया गया है। इसमें देखिए कि सब अलग अलग डिपार्टमेंट में लेवल 2 है, लेवल 3 है। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, देखिए कितना टोटल आप लोग का यहाँ चलिए 10, 11 एक है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी राजस्व कर्मचारी का नाम सुने होंगे, लेवल 2 में ये भी आता है। और ये इंटरमीडिएट 10+2 एवं समक्ष है। इसमें कोई भी आप लोगों को कंप्यूटर संचालन या कंप्यूटर टंकन का जरूरत नहीं होता है। तो इसमें देखिए वैकेंसी बहुत ही अच्छा है। टोटल वैकेंसी कितना दिया गया, 3559 वैकेंसी दिया गया है। इसके साथ साथ चलते हैं हम लोग पंचायत सचिव में भी। देखिए यहाँ पे तो आप लोगों को MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए, तो यहाँ भी 3532 के आसपास नवहुज अमाउंट ऑफ आपको वैकेंसी दिया गया। ये फिर LDC में नगर विकास आवास में भी 2039 है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सबसे ज़्यादा यहाँ देखिए कुल पदों की संख्या जो आप लोग को टोटल 22 है। 22 में भी अलग अलग डिपार्टमेंट में दिया गया, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 तक यहाँ पे इस डिपार्टमेंट के अंदर है। उसके साथ साथ नंबर ऑफ देखिए 11,098 कहने टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना आप लोग को 11,098 पोस्ट है। हुज अमाउंट मतलब बिहार में जो है ना बहाली का बाहर है, जो बताया गया था इस सरकार के द्वारा कि हम बहाली लाएंगे, अच्छा खासा बहाली लाया गया। अब सिर्फ टेक्निकल का बारी है, उसका भी आप लोग को जो है ना देख रहे हैं कि उसका लिस्ट जारी कर दिया है कितना नंबर ऑफ पोस्ट खाली है, तो उसका भी बहुत ही जल्द आने वाला है। जैसे BTSC JEE हो गया और BPSC थ्रू असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, उसके साथ लेक्चरर हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका भी आप लोग का एग्जाम आने वाला है। चलिए इसमें देखते हैं कि क्या क्या। अब चलते हैं हम लोग कि इसमें अब बारीकी रूप से जो मैं आप लोगों को बता रहा था कि पोस्ट, एज, क्वालिफिकेशन, सिलेबस या एग्जामिनेशन या पैटर्न के बारे में पूरा जानकारी मिलेगा। हर एक चीज़ वर्ड बता दूंगा। अगर ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा ना आपको कहीं भी कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्या न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब चलते हैं कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में क्या क्या दिया है। यहाँ लिखा है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को मान्यता प्राप्त संस्थान से इंटर एवं उपरोक्त तालिका में वर्णित पदों के सामने उल्लेखित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कहने का मतलब आप लोग जो भी डिप्लोमा होल्डर हो, अगर 10+ डिप्लोमा किए होंगे वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। उसके साथ साथ जो भी बच्चे इंटर किए होंगे वो तो एलिजिबल है ही। उसके साथ साथ जो भी आप लोग को वहाँ पे शैक्षणिक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होगा एज ए टेक्निकल के रूप में, वो भी आप लोग को होना जरूरी है। अब चलिए आरक्षण में किन किन को क्या आरक्षण मिलेगा नहीं मिलेगा, यहाँ हर एक चीज स्पष्ट रूप से बता। आरक्षण के रूप में देखिए यहाँ बताया गया कि कह रहा है क्या कि बिहार अधिनियम 15/2023 के आलोक में राज्य
निर्माणाधीन सेवाओं में आरक्षण का लाभ राज्य के मूलवासी को ही देगा। करने वाला जो राज्य के मूल जो इस बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे उन्हीं को जो है ना आप लोग को ये आरक्षण होगा। अब चलते आरक्षण में क्या क्या करा है, क्या ऑनलाइन आवेदन पत्र में दावा किए गए आरक्षण श्रेणी में किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब मानिए कि अगर फॉर्म फिलअप करने टाइम अगर ओबीसी आप जनरल दे दिए तो फिर बाद में वो जो है ना आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं आप सोचिएगा फिर से हमको ओबीसी हो जाए तो नहीं होगा। तो अगर अच्छे तरीका से आप लोग जितना भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो अच्छे तरीका से फॉर्म फिलअप कीजिएगा, कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, क्योंकि बाद में वो जो है ना आप लोग को परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आरक्षण से रिलेटेड जो भी आप कीजिएगा, गलत आरक्षण का दावा करने पे उन्हें अनारक्षित श्रेणी में मान लिया जाएगा। कहीं अगर मानिए कि गलत तरीका से आरक्षण कीजिएगा तो आपको जो है ना अनारक्षित श्रेणी में माना जाएगा। अब चलते हैं कि इसमें क्या है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए देखिए क्या दिया है। कह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र माने। अब मानिए जो भी SC ST है तो उसके लिए वहाँ के आपका जो SC ST का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और बिहार का अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। और ये मैं आप लोग को बोल देता हूँ, जब एडवर्टाइजमेंट से पहले आपका होना चाहिए। आप लोग 2023 जो भी स्टूडेंट 2023 का बना लीजिएगा, अभी भी टाइम है, आराम से आप लोग बना लीजिएगा, क्योंकि 2023 का ही मान्यता यहाँ लिख दिया गया कि 1 साल से पहले का नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो फिर उसमें से कुछ आप लोग को प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब कहा है कि संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य। करने वाले जो भी आप फॉर्म फिलअप करने टाइम दीजिएगा सब कुछ आपको काउंसलिंग के टाइम प्रस्तुत करना होगा, नहीं तो फिर आप लोग का जॉब नहीं हो पाएगा। अभी भी मैं आप लोग को स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, जितना भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा, सब डॉक्यूमेंट को अच्छे तरीके से आप लोग रख लीजिएगा। अब चलते हैं कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए जो BC और EBC स्टूडेंट के लिए चलते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि आप लोग को कि पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में अंकित कराए कि क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय मूल्य में प्रस्तुत करना आवश्यक है। कहने का मतलब आप लोग को जो NCL आपके पास होना आवश्यक है, वहाँ पे आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब एक रूप से स्पष्ट रूप से कहा 1 वर्ष से अधिक पुराने क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र की स्थिति में जो विहित प्रपत्र जो है ना आप लोग को यहाँ दिया गया B में स्वघोषणा समर्पित करना होगा। मान लीजिए अगर 1 साल से पुराना आपके पास NCL है, अब मान लीजिए आज से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ, हो सकता है 29 से, उससे पहले एक काउंट कर लीजिए 1 साल पहले उससे भी पहले का आपके पास है मान लीजिए NCL, तो आपके पास जो है ना 18B का स्व घोषणा जो समर्पित करना होगा। अगर वहाँ पे अगर स्व घोषणा समर्पित नहीं कीजिएगा तो आपको आरक्षण नहीं दिया जाएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से काउंसलिंग के समय उक्त प्रमाण पत्र या स्व घोषणा पत्र समर्पित नहीं करने पे अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दिया नहीं होगा। करने वाला आप लोग को आरक्षण नहीं मिलेगा। OBC या EBC जितना भी स्टूडेंट है आप लोग को स्पष्ट रूप से यहाँ जो है ना बता दिया गया जो कर्मचारी आयोग के द्वारा। अब चलते हैं कि कह रहा है कि आरक्षण का दावा करने वाले विवाहित महिलाओं का जाति क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, ना कि उनके पति के नाम एवं पता से। कहने का मतलब आपका जो है ना पिता के नाम और पिता का जो एड्रेस है उसी के एड्रेस से आपका क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र बनना चाहिए, या ना कि आपके पति जो है और या उसके पता से। कहने का मतलब आप अपना जो मायका होगा, मायके के जो है ना गाँव, जिस मायके में आपका गाँव होगा उसके अपने पिता के नाम से और उसी के एड्रेस से आप अपना जो है NCL बना लीजिए, जो भी विवाहित महिलाएँ होंगे। ये भी स्पष्ट रूप से आपको बता दिया। यहाँ दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए बताया गया कि आप लोग के लिए तो पता ही है कि ये चीज़ होना जरूरी है। करा किया यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अस्थायी दिव्यांगत प्रमाण पत्र की निर्धारित अवधि के बाद रिन्यूअल नहीं होने की स्थिति में प्रमाण पत्र मान्य हो। कहने वाले जब वहाँ पे आपको डेट नीचे में लिखा रहता है, जो भी दिव्यांग अभ्यर्थी के लिए सर्टिफिकेट होता है वहाँ लिखा था कि इतना डेट के बाद आप लोग रिन्यूअल कराना जरूरी है। तो आप लोग रिन्यूअल जरूर करा लीजिएगा, उसके बाद आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर रिन्यूअल नहीं है तो आपका जो है ना प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यहाँ स्पष्ट रूप से बिहार सरकार के द्वारा बता ही दिया गया है कि जितना भी संविदा नियोजित कर्मियों को नियमित नियुक्ति में नियम अनुसार अधिमानता दी जाएगी। इसका कहने का मतलब जितना भी जो है ना संविदा कैंडिडेट होंगे बिहार सरकार के अंतर्गत उनको जो है ना ये जो अभी आप लोग रेगुलर नियुक्ति है इसमें नियम अनुसार अधिमानता करने का सबसे पहले उसको अधिमानता दिया जाएगा, उसको एक्सपीरियंस बेसिस पे पहले उसको चिन्हित किया जाएगा और उसको पहले लिया जाएगा। ये स्पष्ट रूप से कह दिया गया है और इससे पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हमेशा कहने लगा है। अब यहाँ देखिए स्पष्ट रूप से कह दिया कि अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र, वार्ड नंबर, तिथि, निर्गत करने वाले समक्ष प्राधिकार का पद नाम ऑनलाइन आवेदन में अंकित किया जाना अनिवार्य। कहने का मतलब जो भी जैसे OBC सर्टिफिकेट हो गया या SC ST सर्टिफिकेट हो या रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो, जितना भी सर्टिफिकेट हो या CO से आप करवाते हैं तो वो टोटल आप लोग का प्रमाण पत्र उसके साथ साथ जो डेट है वो डेट उसके साथ जो निर्गत किया उसका आप लोग का वहाँ पे होना जरूरी है। अब यहाँ करा कि मुख्य परीक्षा के आवेदन में यही विवरण अंकित रहेंगे। कहने का मतलब जो भी स्टूडेंट अगर PT पास करते हैं और जैसे ही मेंस में अगर वो फॉर्म फिर से फिलअप करते हैं तो सेम विवरण होना चाहिए। जो भी आप लोग का जो प्रमाण पत्र वही प्रमाण पत्र मेंस में भी आपको भरना पड़ेगा। यहाँ स्पष्ट रूप से बोल दिया। उसके साथ साथ काउंसलिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ऑनलाइन आवेदन में अंकित प्रमाण पत्रों को ही मूल्य में प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यहाँ पे मैं आप लोग को बोल रहा था जो भी स्टूडेंट बिहार LRC अमीन इनके भी है, मैं उन लोगों को भी बता दिया था जो आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जो भी प्रमाण पत्र ऑनलाइन टाइम दिए हैं
वही आप लोग को जो है ना प्रस्तुत करना होगा। अगर वही अगर प्रस्तुत नहीं करते हैं, आपका कहने का मतलब जॉब फिर नहीं होगा। ये चीज़ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिए, किसी भी एग्जाम में जैसे ही नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन से पहले आपका जो भी प्रमाण पत्र आप डालते हैं, कहने का ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने टाइम जो भी आप डालते हैं, सब आपके पास ओरिजिनल होना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ या काउंसलिंग के टाइम आपको जो है ना वो प्रस्तुत करना होगा। यह स्पष्ट रूप से बता भी दिया गया है इसमें। और हर जितना भी एग्जाम होता है, हर एक एग्जाम में यही नियम लागू होता है। कारण कि उपरोक्त वर्णित मूल प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए काउंसलिंग के पश्चात कोई समय दे नहीं हो। अब कह दिया गया कि कोई भी समय नहीं दिया जाएगा कि हाँ सर बाद में हम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, उसी टाइम आपको लाना होगा, नहीं तो फिर बाद में प्रॉब्लम। यहाँ लिख दिया सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक निर्गत होना आवश्यक। कहने का मतलब जो भी आप लोग प्रारंभिक परीक्षा का ऑनलाइन जो आवेदन है, कहने का मतलब 11 मान लीजिए नवंबर तक, नवंबर से 9 नवंबर 2023 से पहले आपका वो निर्गत होना आवश्यक है। जो भी आप फॉर्म फिलअप करने टाइम आप फिलअप कीजिएगा, ये स्पष्ट रूप से बता दिया गया। अब चलते हैं हम लोग को एज, अब कितना एज वाले स्टूडेंट को लिया जाएगा, मिनिमम एज और मैक्सिमम एज, ये दोनों मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। चलिए उम्र की सीमा देखिए क्या करा है। यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि उम्र की सीमा कब गणना किया जाएगा। तो याद रखना कि उम्र की सीमा जो है 1 अगस्त 2023 के आधार पे किया जाएगा। कहने का मतलब 1 अगस्त 2023 को आपका मिनिमम उम्र जो है ना 18 साल हो जाना चाहिए। अगर 12th पास है और उसका अगर 18 साल अगर 1 अगस्त 2023 को हो गया है, तो वो फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल है। ये चीज़ स्पष्ट रूप से कर दिया गया। और 1/8/2023 तक आपका 40 साल से कम उम्र होना चाहिए। मान लीजिए अगर आप अनारक्षित है तो 37 साल होना चाहिए, अगर आप अनारक्षित महिला है तो 40 साल होना चाहिए, अगर आप बीसी या एबीसी पुरुष या महिला है तो 40 साल होना चाहिए, या तो एससी एसटी या महिला या पुरुष आपको 42 साल होना चाहिए। कहने 42 से कम आपका एज होना चाहिए। कब? 1/8/2023 से पहले आपका अगर उससे एक्सीड कर गया तो आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। जितना भी उम्र के से रिलेटेड जितना भी था इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को बता दिया हूं। अब चलते हैं हम लोग, ये तो आपको पता चलिए उम्र से रिलेटेड। अब मैं आप लोग को बता रहा हूं आगे चलिए। अब कह रहा है कि आप लोग का परीक्षा शुल्क या प्रारंभ जो प्रारंभिक परीक्षा में परीक्षा शुल्क कितना लिया जाएगा। अब चलते हैं कि परीक्षा शुल्क क्या लगेगा। देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कितना 540 रुपया लगेगा। इसी तरह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बिहार के अस्थायी निवासी के लिए कितना 135 रुपया लगेगा। इसी तरह से सभी श्रेणी के दिव्यांगों के लिए अनुसूचित जनजाति के समान जो है 135 रुपया लगेगा। इसी तरह सभी श्रेणियों की महिला सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए, कहने जो भी स्टूडेंट गर्ल्स है, अगर आप महिलाएं हैं, अगर बिहार के निवासी हैं तो आपको 135 रुपया लगेगा। कह रहा है कि बिहार राज्य के बाहर सभी श्रेणी अभ्यर्थी पुरुष या महिलाओं के लिए 540 रुपया लगेगा। स्पष्ट रूप से मैं आप लोग को बता दिया परीक्षा शुल्क प्रारंभिक जो भी पीटी एग्जाम होगा उसका प्रारंभिक जो है ना परीक्षा शुल्क कितना लेगा, ये भी मैं आप लोग को पूर्ण रूप से बता दिया। अब चलते हैं कि हम लोग फॉर्म फिलअप के क्या क्या प्रक्रिया है, उसके साथ साथ मैं आप लोग को बताऊंगा एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। तो यहाँ रूप स्पष्ट रूप से बता दिया गया है जो भी फॉर्म फिलअप होगा वो आप लोग को प्रोसेसिंग चार्ज के साथ साथ सर्विस टैक्स भी लगेगा। उसके साथ साथ जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से 27/9/2023 से लेकर के 9/11/2023 तक जमा किया जा सकता है। कहने का मतलब आप लोग का फॉर्म फिलअप करने का टाइम कब है? 27 सितंबर से लेकर के 9 जो है ना नवंबर तक आप लोग का टाइम है। यहाँ इस बीच आप फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। उसके साथ साथ आप पेमेंट भी कर लीजिएगा। जो भी डॉक्यूमेंट मांगे वो डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे प्रस्तुत कर दीजिएगा। अब चलते हैं कि जो परीक्षा है उसकी प्राकृतिक या वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्या क्या होगा। अब चलते हैं हम लोग कि उसमें कौन कौन सा पूछा जाएगा सब्जेक्ट से। ये पूर्ण रूप से जितना भी आप लोग एग्जामिनेशन पैटर्न है और क्या क्या सिलेबस है अब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। अब चलिए यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। ऑटोमेटिक 40,000 ज़्यादा हो जाएगा तो प्रारंभिक परीक्षा की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर परीक्षा जो है ना 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जाएगी। वो तो स्पष्ट रूप से बताइए 1 से अधिक चरण में क्या भी जा सकता है। क्या विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने के स्थिति में परिणाम स्वरूप समानीकरण की प्रक्रिया जो है ना अपनाते हुए तैयार किया काफ़ी आपको नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पे भी नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। अब कहा है कि प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ कहने ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी। जो भी आप लोग को पीटी एग्जाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। यहाँ देखिए प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवर उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों के चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। यहाँ भी स्पष्ट रूप से बता दिया कि अगर मान लीजिए जो भी स्टूडेंट पीटी में पास होते हैं तो पीटी जितना भी आप लोग का जो अभी जैसे मान 11,000 अभी है तो 11,000 का 5 गुना मतलब कितना होगा 55,000 जो है ना मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे बच्चे। यहाँ स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि 5 गुना आप लोग को अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा मुख्य परीक्षा के लिए। अब कहा कि मुख्य परीक्षा हेतु से अलग विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। स्पष्ट रूप से यहाँ कह दिया गया मुख्य परीक्षा हेतु अलग रूप से जो है ना विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट आप पीटी में फॉर्म फिलअप करने टाइम दिए वही आप लोग को डॉक्यूमेंट देना होगा मेंस के टाइम।
ये भी स्पष्ट रूप से वहाँ आगे आपको पहले ही बता दिए थे, इससे पहले वो चीज़ आप लोगों को पता होना। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड कीजिएगा वो डॉक्यूमेंट अच्छे तरीका से सुरक्षित तरीका से अपने पास रख लीजिएगा। अब चलते हैं कि इसमें एग्जाम किस तरह से लिया जाएगा, उसका पैटर्न क्या और कौन कौन सा सिलेबस है। अब कह रहा है कि प्रारंभिक परीक्षा, कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जो निम्नलिखित विषय का हो। पहला है कि सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान एवं गणित, कह रहा है मानसिक क्षमता जांच। अब यहाँ स्पष्ट रूप से देखिए बता रहे कितना क्वेश्चन होगा और कितना परीक्षा की अवधि होगी, एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होगा, उसके साथ साथ आपका जो है ना कितना अगर एक क्वेश्चन गलत हो रहा है तो कितना आपका नंबर कटौती होगा। कह रहा है कि प्रश्न जो है ना ऑब्जेक्टिव एवं बहुविकलीय होंगे। कह रहा है कि कुछ जो जितना भी प्रश्न है क्या कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से बता दिया कि कुल प्रश्नों की संख्या जो है ना 150 होगी। उसके साथ साथ करें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक कटौती की जाएगी। कहने का मतलब जो है ना टोटल 600 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है तो 1 मार्क की कटौती की जाएगी। यहाँ स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। अब कहा है कि परीक्षा की जो अवधि है 2 घंटा 15 मिनट होगा। जो अभी आप लोग का एग्जाम है 2 घंटा 15 मिनट का होगा। परीक्षा का अवधि भी बता दिया है। कह रहा है प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी या अंग्रेजी होगा। कहने का मतलब जो भी आप लोग को पीडीएफ दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों वहाँ पे एक साथ लिखा रहेगा। कह रहा है कि अगर हिंदी एवं अंग्रेजी प्रश्नों जो भी कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न की ही मान होगा। अगर मान लो हिंदी में कुछ गलत लिख दिया गया बट इंग्लिश में सही है तो वो इंग्लिश को ही मान्यता दिया जाएगा। अब हम चलते हैं सिलेबस की ओर। जो भी पीटी का सिलेबस है वो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। यहाँ देखिए कि सिलेबस जो प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस निम्न प्रकार से है। पहला क्या आप लोग को कि खंड 1 में कह रहा है सामान्य अध्ययन। देखिए सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा और उसके अंदर भी बता दिया गया कहा कि इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास वातावरण की सामान्य जानकारी, समाज के उनके अनुप्रयोग के संबंध, उसकी योग्यता की जांच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन की घटनाओं को समक्ष करते हुए जो भी कहने बिहार से रिलेटेड भारत और उसके पड़ोसी देशों संबंधित विशेष प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इसमें हो सकता है कि आप लोगों को क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, हिस्ट्री पूछा जा सकता है, ज्योग्राफी पूछा जा सकता है। जो भी क्वेश्चन है जो आप लोग को सामान्य जीके में पढ़ते हैं वो क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा। अब क्या समसामयिक, इसके बाद आप लोग का जो है ना करंट अफेयर भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी और महत्वपूर्ण घटनाएं की जो आप लोगों को करंट अफेयर में पूछा जाता है वो भी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस चैनल पे जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाए तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करूंगा। अगर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा तो मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि जितना भी अगर आप चाहते हैं कि फुल सिलेबस जितना भी नोटिफिकेशन बारे में क्या क्या बारीकी रूप से टोटल मैं आप लोगों को बता रहा हूं तो अच्छे तरीका से पूरा जितना भी थोड़ा सा लेंदी टाइम जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को पूरा जानकारी मिल जाएगा ये जितना भी इससे रिलेटेड है। चलिए कह रहा है भारत और उसके पड़ोसी देश। कह रहा है कि पड़ोसी देश से रिलेटेड जितना भी आप लोग सिलेबस यहाँ भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक प्रदेश, स्वतंत्रता आंदोलन, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान, ये सब क्वेश्चन आप लोग को भारत उसके पड़ोसी देश से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं सामान्य विज्ञान एवं गणित से क्या क्वेश्चन पूछा है। इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न जो है ना विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है कि सामान्य विज्ञान जो भौतिक होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो हो जा, उसका भूगोल होगा। गणित में क्या क्या समान पद्धति से संबंधित प्रश्न होंगे। पूर्ण संख्या का अवकलन, दशमलव भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक, गणितीय संक्रिया, प्रतिशत होगा, अनुपात अनुपात होगा, औसत होगा, ब्याज एवं लाभ एवं हानि होगा। कहने के बाद स्पष्ट रूप से यहाँ पे आपको जो जनरल साइंस है और मैथ है ये क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। कहने नॉर्मल जो भी आप लोग बिहार सीजीएल भी एग्जाम देंगे तो यही सिलेबस वहाँ पे भी था, 150 क्वेश्चन वहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो टेंशन लेने का नहीं, जो भी स्टूडेंट बिहार सीजीएल का तैयारी किए होंगे उसके लिए बहुत ही आसान है आप इस एग्जाम को निकालना। अब चलते हैं हम लोग रीजनिंग में। क्या मानसिक क्षमता जो आप लोग को 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें क्या है इनमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें आप लोग को जो है ना सादिश, समानता, भिन्नता, स्थान संकलन, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य, इस टाइप के क्वेश्चन जितना भी आप लोग को है जो कुट लेखन, कुट व्याख्या, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, ये अंकगणितीय तर्क शक्ति से संबंध क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब चलते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। क्वालिफाइंग मार्क्स, अब यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स दे दिया, अगर इससे कम नंबर आपको आ रहा है तो आपका जो है ना क्वालिफाई नहीं कीजिएगा और आपका जो है ना कॉपी चेक नहीं होगा नेक्स्ट प्रोसेस के लिए। यहाँ देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना जरूरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लेना जरूरी है, अत्यंत मिश्रा के लिए 34% है और SC/ST के लिए आपको 32% है, महिला सभी वर्ग के लिए 32% है और दिव्यांग सभी के लिए 32% है। यहाँ स्पष्ट रूप से जितना भी आप लोगों को वर्ग है सभी वर्ग के परसेंट बता दिया। मिनिमम आपको इतना नंबर लाना जरूरी है, इतना परसेंटेज। अगर इतना परसेंटेज नहीं आता है तो फिर आपका जो है ना नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाँच नहीं होगा। अब चलते हैं कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि एवं निर्देश। अब ऑनलाइन फॉर्म कब से कब भरा जाएगा और उसका अंतिम तिथि कब होगा वो भी मैं आप लोग को बता रहा हूँ। कारण कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो है ना 27 जो है ना सितंबर से स्टार्ट होने वाला है और उसके साथ साथ कब है 11/11/2023 तक, मतलब अंतिम तिथि कब है 11/11/2023 तक आप लोग को अप्रोक्स आप लोग को जो है ना 2.25 महीना के आसपास आप लोग को दे दिया गया है। तो आराम से फॉर्म फिलअप कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है उतना ही जल्दी कीजिए क्योंकि सर्वर थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब हम लोग चलते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बता दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्या प्रोसेस है।
यहाँ का अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे प्रारंभिक परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय उसके पास सभी वांछित प्रमाण पत्र एवं अंग मूल पत्र के संबंध करने जो भी आप लोग जैसे इंटर लेवल है, अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा पूरा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो भी जाति आवासीय आय लगेगा वो आपके पास होना जरूरी है जब आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। अब चलते हैं महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है इसमें, करें क्या आप लोग को किसी प्रकार के पैरवी करने या ये जो भी आप लोग को करते हैं प्रकार के किसी प्रकार के अनुसूचित तरीका से अपनाकर नियुक्ति प्रभावित करने का प्रयास करने पर अभ्यर्थियों का अभ्यर्थित रद्द कर दिया जाएगा। ये भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया इसमें। जो भी स्टूडेंट कुछ करवाते हैं तो थोड़ा सा ये सबसे वंचित रहिएगा, आप ही लोग के लिए सही रहेगा, नहीं तो फिर कोई दूसरे एग्जाम में आप लोग बैठने को नहीं मिलेगा। यहाँ बायोमेट्रिक थंब इंप्रेशन होगा, जो चीज़ सब चीज़ बता दिया गया। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, घोषणा में मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब चलिए अंतिम तिथि क्या है कि ऑनलाइन आवेदन दिनांक जो आप लोग को 27/9 से लेकर 11/11 तक रात्रि में किया जाएगा। और ये वेबसाइट पे आप लोग को bssc.bihar.gov.in पे जाकर के आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यहाँ से आप लोग को स्वीकृति मिल जाएगा। और यहाँ से कराए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति को बिहार कर्मचारी चयन आयोग में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब ये आप लोग ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के लिए ऑफलाइन जो है ना भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो टोटल मैं आप लोगों को पोस्ट क्या क्या पोस्ट है और कौन कौन सा लेवल का पोस्ट है, उसके साथ कितना नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, उसका एज क्या है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है मैं ये भी मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बता दिया हूँ। इसके साथ साथ क्या क्या सिलेबस है और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना दिया गया और सिलेबस में कौन कौन सा टोटल चीज़ मैं आप लोगों को सिलेबस बारीकी रूप से बता दिया गया हूँ। उसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या वो भी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, क्या उस कितना एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, उसका निगेटिव क्या, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से यहाँ बता दिया हूँ। तो जिन स्टूडेंट को यह वीडियो अच्छा लगे, पूरा जानकारी मिले लगे कि बिहार से रिलेटेड जो भी आप लोग को जो बिहार 12th लेवल का जो एग्ज़ाम आया है बहुत ही सुनहरा अवसर है आप लोगों के लिए, आराम से तैयारी कीजिए। अभी अच्छा खासा टाइम 3 से 4 मंथ आपको टाइम मिलेगा, एग्जाम अभी नहीं होगा, हो सकता है जनवरी के आसपास एग्जाम, क्योंकि नवंबर के अप्रोक्स इसका खत्म होगा ऑनलाइन फॉर्म फिलअप। नवंबर तो 1 से 2 मंथ रख लीजिए, जनवरी के आसपास इसका एग्जाम होगा। तो अगर अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अभी से लग जाइए और मेरे चैनल पर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर आप जो है ना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कीजिए, तो मैं GS का प्रैक्टिस सेट डेली स्टार्ट करूँगा और उसके साथ साथ आप लोग को गाइडेंस भी देते रहूँगा। तो जिन स्टूडेंट को जितना भी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आप लोग के इस वीडियो के माध्यम से दिया, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जो अभी तक ये अपलोड कर दिए होंगे और उनका मतलब हर एक स्टूडेंट को पता भी चल गया होगा। बट मैं जितना भी था PDF में हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बारीकी रूप से बता दिया गया, जो भी चीज़ हर एक चीज़ जितना अगर आप बारीकी रूप से अच्छे से ये अगर वीडियो देख लीजिएगा ना तो कहीं भी आपको कन्फ्यूजन होने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर जो भी स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, और जो स्टूडेंट अभी तक जो वीडियो देख रहे होंगे तो मुझे जरूर कमेंट कीजिएगा सर हाँ मुझे जो है ना कन्फ्यूजन कुछ नहीं हुआ, हर एक चीज़ मुझे पता चल गया कि क्या इसमें लगेगा नहीं लगेगा और क्या क्या हमको रखना है नहीं, हर एक चीज़ मैं आप लोग को बारीकी रूप से बता दिया हूँ A to Z। चलिए थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर किया, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।